नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हम अक्सर बोलते रहते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी मतलब क्या? अगर आम आदमी से पूछेंगे, बोले लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब क्या? मतलब जनता का सब कुछ है, जनता का शासन। एक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो आमतौर पे दोहरा देते हैं, लोकतंत्र यानी जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। लेकिन क्या हमारे देश में लोकतंत्र है? और लोकतंत्र का अगर वो जो जो लोकतंत्र की परिभाषा है या जो लोकतंत्र हमने सोचा था, संविधान बनाने वालों ने जिस तरह का लोकतंत्र समझा था, क्या वो लोकतंत्र है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? हम इसी पर बात करेंगे। और हमारे साथ हैं जगदीश्वर चतुर्वेदी सर। सर नमस्कार। 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 आप सब जगदीश्वर चतुर्वेदी सर से परिचित हैं? वो सिटी कुकर की आवाज आ रही है सर, तो वो आएगी, वो खाना बनना भी जरूरी है। सर मैं सवाल यही करूं कि हम सब पढ़ते रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि वोट देने का सबको अधिकार है, सब आदमी वोट देगा, और ये लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या हमारा देश सही मायने में डेमोक्रेटिक है सर? लोकतांत्रिक तो है। मुश्किल क्या है कि लोकतांत्रिक हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश लोकतांत्रिक बने। इसमें ये एक जैसे कहें कि अंतर्विरोध है, या हम ये कहें कि एक वास्तविकता है कि लोकतंत्र है, ये एक वास्तविकता है, और लोकतंत्र अर्जित करना है, ये लक्ष्य है। हमने ये मान लिया है कि हमें लक्ष्य तो अर्जित नहीं करना है, और है यही हमने मान लिया है कि इसके अलावा और तो कोई लोकतंत्र होता नहीं है। वोट डालना है, थोड़ी बहुत फ्रीडम मिली हुई है, ये मोटे तौर पर ये मान लिया गया है। इस पूरे मतलब सोच में पहली तो दिक्कत यह है कि हमारे जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो खुद इस देश को कैसे देखते हैं, और जो राजनीतिक दल है वे कैसे देखते हैं। क्योंकि लोकतंत्र को या किसी भी मौजूदा सिस्टम को परिभाषित करने के हमारे पास में दो ही तरह के उपकरण है। एक तो जनता कैसे देखती है, और दूसरा यह है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम को चलाते हैं लोग, राजनीतिक दल, वे कैसे देखते हैं। और इसमें एक जो विलक्षण चीज है जो भारत में है, जो कि यूरोप में नहीं है, वो ये कि भारत में पूंजीवाद के पहले की जितनी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई। यूरोप में सामंतवाद को खत्म करने के लिए, राजशाही को खत्म करने के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, और बहुत लिखा गया। उनके पूरे राजशाही के पूरे तंत्र को एक तरह से ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। वहां कहने के लिए राजशाही खत्म हो गई, लेकिन राजाओं के जो है जमीनी अधिकार, संपत्ति के अधिकार, सामंती अधिकार भी बने रहे। और इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज क्या हुई कि जो कि पिछले करीब 2000 साल की विरासत है हमारे पास में, जिस पर हम गर्व करते हैं, उस विरासत में एक जो सबसे चिंता की चीज हुई वो ये कि अब जहाँ ट्राइबल जीवन शैली थी 1500 साल पहले की आई हो, वहां वो बनी रही। कहीं ट्राइबलिज्म के बाद में जो जीवन शैली विकसित हुई वो बनी रही। कहीं फ्यूडलिज्म आया, वो बना रहा। तो हमारे यहाँ जो पूर्व सामंती जो संबंध है और सामंती संबंध है, वे ज्यों के त्यों बने हुए, और उनके जीवन मूल्य भी बने हुए, और उसका रिफ्लेक्शन हमारे संविधान में भी है। हमारे संविधान की ब्यूटी है कि उस संविधान में करीब 75 जातियों को उनके निजी अधिकार दिए गए हैं। उनमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये संविधान उनको गारंटी देता है कि उनके निजी जीवन में, निजी मान्यताओं में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। इससे एक चीज का पता चलता है कि हमने पुरानी जो व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्थाएं, उनके जो अवशेष थे उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और बने रहने दिया। उनके खिलाफ में कोई वैचारिक या सांस्कृतिक या राजनीतिक मुहिम नहीं चलाई। पहली चीज, इसने क्या किया कि एक असुविधा पैदा की है। असुविधा क्या पैदा किया कि हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई पहुंची है, शिक्षा पहुंच रही है, धीरे धीरे दूर दराज के इलाकों में भी पहुंच रही है।
मसलन अगर आप केरल में जाएं तो केरल में आपको वहां ट्राइबल लोग भी साक्षर मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में ये दिक्कत हो सकती है कि आदिवासी साक्षर न मिले, लेकिन केरल में कोई भी आदिवासी नहीं मिलेगा जो साक्षर न हो। ऐसे भी इलाके हैं जहां के आदिवासी बहुत ताकतवर है, इकोनॉमिकली बहुत ताकतवर है, वो इतने बैकवर्ड नहीं है। तो ये जो वैविध्य है जो डेमोक्रेसी का, कि यहाँ जो विभिन्न जाति, विभिन्न समूह, विभिन्न सामाजिक समुदाय, विभिन्न धार्मिक समुदाय ये हैं और इनका वैविध्य है। तो लोकतंत्र की जो दूसरी जो बड़ी ब्यूटी है वो ये कि इसमें वैविध्य है, और वो वैविध्य हर स्तर पर है, सांस्कृतिक स्तर पर भी है, धार्मिक स्तर पर भी है, राजनीतिक स्तर पर भी है। और इस वैविध्य को हम अगर स्वीकार नहीं करते और हम ये कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो खाली डेमोक्रेसी है, नहीं, डेमोक्रेसी बहुलतावाद के साथ है। डेमोक्रेसी एक बहुत ही मेजर एलिमेंट है जिसके वजह से डेमोक्रेसी को हम महत्व देते हैं और सम्मान देते हैं। वो डेमोक्रेसी में व्यक्ति की महत्ता और सत्ता महत्वपूर्ण होती है। डेमोक्रेसी में धर्म की सत्ता महत्वपूर्ण नहीं होती। ऐसा नहीं कि धर्म की सत्ता गायब हो जाती है, लेकिन डेमोक्रेसी में जो सबसे बुनियादी चीज है वो ये कि निर्णायक है मनुष्य या व्यक्ति। अभी हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ जो पुराने रूप है ना, जैसे बहुत सारे जाति की पहचान है, धर्म की पहचान है, ये रूप बचे हुए हैं। कबीलाई बहुत सारे सामुदायिक पहचान के रूप है, वे बचे हुए हैं। हमारे यहाँ इन पुराने जो पहचान के रूप है इनका व्यक्ति की पहचान में रूपांतरण नहीं हुआ है। इसकी वजह से अनेक बाधाएं आ रही हैं। मसलन अगर हम बात करेंगे धनंजय कुमार से, तो धनंजय कुमार को पूछे अच्छा तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो धनंजय कुमार ने कहा कि मैं बिहार का रहने वाला हूं। तो बस अब मेरी कनेक्टिविटी बिहार से शुरू होती है, धनंजय कुमार से नहीं शुरू हो रही है, बिहार से शुरू हो रही है। और अगर पता चल गया कि धनंजय कुमार नालंदा के हैं, अरे तो तुम हमारे जिले के ही हो। तो अब मालूम पड़ा कि अब कनेक्टिविटी का दूसरा लेयर शुरू हो गया जिसमें कि हम जिले में पहुंच गए। और फिर अगर पता चला कि धनंजय जी झा हैं और मैं भी झा हूं, तो अब एक तीसरा लेयर शुरू हो गया। तो हमारे यहाँ जो ये जो संपर्क के जो सूत्र हैं वे पूर्व आधुनिक कालीन सूत्र हैं जिन पर के हम जुड़ते हैं। ये एक ऐसा अंतर है जिसने कि यूरोप के साथ में भारतीय नागरिक का अंतर खड़ा कर दिया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। बंगाली सबसे विकसित जाति मानी जाती है, चेतना में भी सबसे विकसित माने जाते हैं, लेकिन बंगाली जब यूरोप जाता है ना, तो वहां सबसे पहले खोजता है कि बंगाली कहां है। अच्छा सोचिए, तुम लिबरेट हो चुके हो उस मानसिकता से, तुम मनुष्य के धरातल पर आ गए हो, तुम्हें मनुष्य खोजना चाहिए, लेकिन तुम वहां जाके बंगाली खोजते हो, बंगाली कल्चर खोजते हो। अब तुम देखोगे जगह जगह विदेशों में जो लोग रहते हैं, अमेरिका में, यूरोप के देशों में, वे अपने छोटे छोटे ग्रुप बना के कोई पूजा कर रहा है, कोई रामनवमी मना रहा है, कोई जो है कुछ और कर रहा है। ये जो चीज है ये एक इस बात का संकेत है कि पुरानी जो पहचान के रूप हैं वे हमारे यहाँ पीछा नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ विदेशी लोग आते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं खोजते कि यहाँ विदेशी कहाँ रहते हैं। लेकिन भारतीय अगर विदेश जाएगा और उसमें जो विकसित जाति के लोग हैं जिनमें बंगाली सबसे पहले आते हैं, तो वो पहले खोजेंगे कि बंगाली कहाँ है। और जब मिलेंगे, यहां आप बात करेंगे, अगर किसी बंगाली से बात करेंगे आप, तो नॉर्मली क्या है कि वो अंग्रेजी में बात करते मिलेगा आपको, घर में वो बंगला में बात करेगा। लेकिन जब विदेश में जाएगा तो बंगाली को देखते ही ठीक बंगला में बोलेगा, वो अंग्रेजी में नहीं बोलेगा। इसका मतलब यह है कि ये जो पुरानी पहचान के जो रूप हैं, जो कि हमें भाषा के रूप में या कल्चर के रूप में, वे रूप बहुत आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, वे लोकतंत्र में बचे रहते हैं और चले आते हैं। लेकिन निर्णायक जो चीज है इसमें, जिस पर के कायदे से ध्यान देने की जरूरत है, कि लोकतंत्र की पहचान बनती है व्यक्ति की पहचान से। व्यक्ति की एक स्वतंत्र इकाई को हम माने और व्यक्ति की स्वतंत्र इकाई की स्वायत्तता को माने, उसकी स्वतंत्रताओं को माने, तब लोकतंत्र समृद्ध होता है। हमारे यहाँ अभी एक
पेच फंसा हुआ है वो हमारे घर में ही है। पहले मैं कोई काम अपने पिता से पूछे बिना नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक स्त्री है जो कि कमाती है, आत्मनिर्भर है, लेकिन वो खर्च करने के पहले पति से पूछती, अच्छा मैं ये ले आऊं क्या? आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हमारे यहाँ जो पारिवारिक जो सेंसस तैयार किया जाता है, उस सेंसस में मैं आपको बहुत ही लेटेस्ट डाटा बता सकता हूं, जिसमें कि ये एक चेतना है स्त्रियों में कि वे सिनेमा जाने के पहले भी अपने पति से पूछते हैं, शिक्षित से शिक्षित स्त्री, मैं सिनेमा चली जाऊं? अरे तुम सिनेमा जा ही सकती हो, लेकिन पूछने की क्या जरूरत है? लेकिन वो पूछेगी, खर्च करने के पहले वो पूछेगी मैं ये खर्च करूं कि ना करूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो बंधन है वो कहां है? वो घर के अंदर। डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है घर के अंदर से, न कि बाहर से। हमने क्या किया कि डेमोक्रेसी हमने खोज ली बाहर, और घर हमने अब वैसा ही रखा, और तो उसको लिख लिया कागज पर, हाँ, कागज पर घर लिख तुम्हारा लिया। पुराना है और समाज तुम्हारा नया है, कपड़े नए हैं लेकिन दिमाग पुराना है। नहीं, लोकतंत्र की नींव अगर रखनी है और शुरुआत करनी है तो वो अपने घर के अंदर से करनी होगी। पहली चीज, समाज में व्यक्ति की पहचान बने, इसके लिए जरूरी है कि परिवार में जो लोग हैं उनकी हम पहचान व्यक्ति के रूप में करें। हम तो व्यक्ति के रूप में करते ही नहीं। वो कहते हैं ये बेटा है, ये भाई है, ये पत्नी है, ये बहन है, ये पिता है, ये माता है। ये संबंधों में जो बांध के जो पहचान बनती है, ये पहचान कौन सी है? ये पहचान 2000 साल पहले मिली थी मुझे, रिश्तेदारों में बांधने की वाली पहचान। मुझे ये पहचान पर्सन वाली, जो व्यक्ति वाली पहचान है, ये तो मुझे अभी मिली ही नहीं है। और ये मेरी नहीं, अति शिक्षित परिवारों में ये आपको चीज मिलेगी। जो महासमृद्ध लोग हैं उनमें ये चीज मिलेगी कि वे पहचान किससे करते हैं घर में? पुराने जो पहचान के रूप उन्हें मिले हुए हैं, वे नए लोकतांत्रिक पहचान के रूप हैं, उनसे बात नहीं कर। हमारे यहाँ ये नहीं कहते कि जैसे यूरोप में आराम से कहते हैं, ये नहीं कहते मेरा बेटा है, वो पहले कहते हैं कि ये सो एंड सो, नाम लेके। हमारे यहाँ नाम लेके तो बोलते ही नहीं है। आप आएंगे तो हम ये कहेंगे धनंजय जी आइए, जी जी, ये नहीं कहें धनंजय, नो, जी। ये जो जी है ना, ये है मुसीबत की जड़। लोकतंत्र में जी नहीं है। ये जो जी की कल्चर है, ये एक्चुअल में वो पुरानी जो सामंती जो मानसिकता है उससे निकली है। अच्छा, इसका अब देखिए, अब इस समय रेला चल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं ना डेमोक्रेसी को कैसे देखें। तो डेमोक्रेसी के चरित्र को समझने के लिए बहुत ही सबसे अच्छा है कि लोगों के जो सामान्य संबोधन के रूप हैं उनके जरिए आप जान सकते हैं। सामान्य सामान्य जो संस्कृति के जो रूप है जिनमें के हम लोग रहते हैं। अब क्या चल रहा है? जय श्री राम। आप जाइए मथुरा में, राधे राधे। अच्छा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो है अभी 21वीं शताब्दी में, आपको लगेगा कि आप 14वीं शताब्दी में। हर आदमी रोड पर निकलो, राधे राधे। अच्छा, जो मेरा मंदिर है देवी का, तो मुझसे जय माई की। अब मैं मजबूर हूं जय माई की बोलने के लिए, मेरे को उपाय नहीं है, क्योंकि वो हलो का संबोधन जानता ही नहीं है। अब आप सोचिए हम कितना पीछे हैं। हमने मॉडर्न कपड़े तो ले लिए जो फ्रांस में लड़के पहनते हैं, लेकिन संबोधन अभी तक नहीं सीख पाए। फ्रांस की डेमोक्रेसी तो हमारे यहां आ गई, लेकिन फ्रांस के जो वैल्यूज हैं डेमोक्रेसी के, वे हमारे यहां अभी नहीं आए। जैसे कि हम पति पत्नी एक दूसरे से नाम से संबोधित करें और बुलाएं, वो तो होता ही नहीं। वो कहती है वो बाहर गए हैं, या फिर वो कहेंगे हाँ वो पप्पू के पापा जो है बाजार गए हैं। अब पप्पू के पापा बाजार गए तो अब आप समझते रहिए कि पप्पू के पापा के साथ अब यहाँ है दिक्कत। लोकतंत्र के लिए पहली जो सीढ़ी है जिसे कि पार करने की जरूरत है, वो ये पहचान के आधुनिक रूपों को हम व्यवहार में लाएं।
और ये जब तक आप नहीं लाते, आप अटके हैं वहीं। अभी ये राम जी तो अभी त्रेता युग की बात है जो अभी चल रही है। अब आप यहां से सोचिए, मतलब जो फेस्टिवल भाव है वो किस बात का है? त्रेता युग का। आधुनिक का कोई फेस्टिवल हमारे यहाँ नहीं हो रहा है अभी उस तरह से। तो अभी आधुनिक काल आने में तो हमारे यहाँ बहुत टाइम लगेगा। अगर इनसे पूछो कि आधुनिक काल का कोई फेस्टिवल आप मनाते हैं, दो लोग दो 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 आदमी खोज लो तो हिंदुस्तान में। वो तो अभी थोड़ा सा फेसबुक आ गया है ना, तो ये मतलब जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया है लोगों ने, कि पब्लिकली कहने लगे हैं कि हाँ वो आज उनका जन्मदिन है। लेकिन नॉर्मली तो ये बात तो बड़ा हो गया है ना। अब बचपन में तो जन्मदिन मनाया जाता है बच्चे का, बड़े होने पर जन्मदिन मनाने की आदत नहीं है। सो हमें, हमारी मुसीबत क्या है कि हमें कौन घसीट रहा है? हमें घसीट रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। वो हमें फोर्स कर रही है आधुनिक आचार व्यवहार में शामिल होने के लिए। हमें नहीं मालूम हमें नहीं मालूम कि बसंत पंचमी को क्या होता है, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें यह मालूम है कि वैलेंटाइन डे को क्या होता है। ये है जगह जहां से कि आप ये शिफ्ट, कि मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी आई उसने जो हमारे बीच में जो नई आचार संहिता विकसित की, एटिकेट विकसित किए, वो एटिकेट ऐसे हैं जिसने कि सभी को प्रभावित किया है। पहले मैं नहीं जानता कि आपका क्या अनुभव है। मेरा तो अनुभव यह है कि मेरे शहर में कहीं केक नहीं मिलता था। बरसगांठ है तो वो दूध की मिठाइयां, खोए की मिठाइयां वो मिल जाती थी। अब स्थिति क्या है कि अब कोई भी प्रोग्राम जो है वो जन्मदिन का वो केक के बिना हो ही नहीं सकता। सर कल्पना करेंगे आपकी, मेरे गांव में जो मेरे घर के बगल में दुकान है उसने कहा कि भैया यहाँ हर दिन कम से कम 10 जन्मदिन मनाए जाते हैं, मेरी दुकान से 10 केक डेली जाते हैं। हाँ और पता बिल्कुल। चला हमको कि वहाँ एक दुकान नहीं है, ऐसी 20 दुकान है केक जहां से आप खरीद सकते हैं। और बताया कि बगल के गांव में केक की फैक्ट्री लगी हुई है, वहां से केक बन के आता है। हमने कहा क्या बात है यार। जो इसमें जो जो सेकंड जो पॉइंट है जो कि कायदे से समझने का, वो ये कि लोकतंत्र ने ये जो फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी उपयोग का जो प्रवाह शुरू किया, उसने कई चीजें बदली। हमारी जीवन शैली बदली, हमारे खान पान के तरीके बदले, हमारे सोचने के तरीके बदले, हमारे जो है लोगों के साथ में संबोधन के तरीके भी बदले। ऐसा नहीं कि नहीं बदले, बदल रही चीजें, बदल रही, बहुत तेजी से बदल रही है। और बहुत सुदूरवर्ती इलाकों में ये चेंज बुरी तरह से फैल रहा है। और इसने किया ही है कि जिन इलाकों में कभी कोई आंदोलन नहीं पहुंचा, वहां पर भी अब मोबाइल पहुंच चुका है। ये साधारण चीज नहीं है। जहां मोबाइल पहुंच चुका है वहां जो परिवर्तन घट रहे हैं हमें मालूम ही नहीं है, हमको ज्ञान नहीं है इसका। हम तो उन चीजों को जानते हैं जो हमारे इर्द गिर्द घट रही हैं। हमें यह मालूम ही नहीं है कि गांव में क्या घट रहा है। स्थिति यह है कि गांव में जो सबसे महंगी सिगरेट है उसका भी कंज्यूमर है। सही है सर। तो अब ये जो मतलब स्थिति है, ये स्थिति एक चीज की तरफ संकेत करती है कि डेमोक्रेसी ने इच्छाओं को एक तरह से विस्फोटक रूप से हमारे सामने पेश किया है। अब चाहिए क्या मुझे? सरकार चाहिए, चुनने का अधिकार है आपके पास। लेकिन क्या सरकार के रहने मात्र से डेमोक्रेसी बचा सकते हैं? नहीं। तो दूसरा जो चरण है जिस पर कायदे से शुरुआत की जानी चाहिए और सोचा जाना चाहिए, वो ये कि डेमोक्रेसी बिना अभिव्यक्ति की आजादी और मूवमेंट की आजादी, लोगों के आवागमन की आजादी, तीन चीजें हैं: अभिव्यक्ति की आजादी, मूवमेंट की आजादी और काम करने की आजादी।
मेरी इच्छा है मैं पान की दुकान खोलूं, मेरी इच्छा है मैं कचौड़ी की दुकान खोलूं, मेरी इच्छा है मैं कोई भी व्यापार करूं, कोई बंधन मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए। और मेरी जहां इच्छा है मैं हिंदुस्तान में वहां करूं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई परमानेंट राज है नहीं कि साहब बंबई हम नहीं जा सकते, हम बंबई जा ही सकते हैं। यूरोप के अनेक देशों में परमिट है, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए भी वीजा लेना पड़ता है। चाइना में इतना बड़ा देश है, आप एक शहर से दूसरे शहर में बिना परमिशन के जा नहीं सकते। इसलिए वहां जो नौजवान नौकरी करने बीजिंग आता है, वो नौजवान की स्थिति है कि उसको माता पिता अपने गांव में छोड़ के आने होते हैं, शहर में माता पिता नहीं ला सकता वो। ओह, चाइना के प्रत्येक शहर में परमिट सिस्टम है। रूस में प्रत्येक शहर में परमिट सिस्टम है। तमाम समाज, ये जो पूर्व समाजवादी देश थे जो कि अब पूंजीवादी देश बन गए, इन सब देशों में परमिट सिस्टम है। आप अगर एक शहर में आपका ये ठिकाना तय हो गया कि आपको फलां जगह जाना है, बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाके आपको ताज होटल में उतरना है, तो आप ताज होटल में उतरेंगे। ये संभव नहीं है कि आप धनंजय के घर चले जाएं। रहना आपको ताज होटल में ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी परमिशन ताज होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से ताज होटल की है, आपको धनंजय घर रहने की परमिशन नहीं है। तो आजादी है ही नहीं। धनंजय घर जाए खाना खा सकते हैं आप, 2 4 6 10 घंटे रह सकते हैं आप, लेकिन आपका ठिकाना जो है, जो आपने दिया है, वो ताज होटल है, वही ताज होटल ही रहेगा, धनंजय घर नहीं हो सकता। ये तो आजादी नहीं है, ये तो आजादी नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन वहां डेमोक्रेसी है। ये जो मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी रिलेटिवली ज्यादा, मतलब जिसे कहें कि उदार है और ज्यादा, जिसे कहें कि उसमें संभावनाएं हैं, विशालता इसमें ज्यादा है। हाँ बिल्कुल संभावना है। वहां ये संभव ही नहीं है कि आप एक पूरे के पूरे शहर को जो है ना एक पर्टिकुलर ब्रांड के निर्माण के लिए आप अलॉट कर दें, ये संभव ही नहीं है। ये तो इधर 1990-91 के बाद में ये बीमारी आई कि कुछ जो है हमारे औद्योगिक क्षेत्र बने, जिन औद्योगिक क्षेत्रों में लोगों को जमीनें आवंटित की गई। लेकिन चाइना में जाइए तो आपको अनेक शहर मिलेंगे जहाँ सिर्फ फर्नीचर ही फर्नीचर, और कोई चीज पैदा ही नहीं होती, सिर्फ फर्नीचर बनता है। ऐसे शहर मिलेंगे जहां की सिर्फ गारमेंट्स ही गारमेंट्स बनते हैं और कोई चीज बनती ही नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी में अगर चुनने का अधिकार, पेशा चुनने का अधिकार, आवागमन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अगर न हो तो डेमोक्रेसी बेकार है, सारी आधुनिक सुविधाएं बेकार हैं। भारत की जो जिसे कहें कि ट्रेजेडी है, वो जिस पर के कायदे से ध्यान देने की जरूरत है कि लोकतंत्र जिसकी वजह से असुविधाजनक स्थिति में है, वो ये कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक राजनीतिक सक्रियता और राजनीतिक चेतना। तो हमारे यहाँ क्या है कि पार्ट टाइम राजनीतिक सक्रियता और पार्ट टाइम राजनीतिक चेतना है। ये चेतना तो कहिए सर नहीं है। हाँ वो है, चेतना नहीं है, चेतना बहुत लिमिटेड लोग में है जो वाकई बड़े बढ़िया सोचते हैं। मैं पार्ट टाइम क्यों कह रहा हूँ कि वोट देना है, कल वोट है या आज वोट है, हमें जाना है, इसलिए हम सज लिए, कपड़ा पहन लिए, हम निकल दिए। इसके अलावा वोट में क्या इश्यू इन्वॉल्व है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जो पार्ट टाइम जो भाव है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन का, इसने क्या किया, डेमोक्रेसी को वीक किया है। डेमोक्रेसी में जो अवेयरनेस होती है, डेमोक्रेसी में जो एक राजनीतिक सक्रियता होती है, राजनीतिक अभिरुचि होती है, हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल कहलाना ही लोग पसंद नहीं करते। पढ़े लिखे लोग अवॉइड करते हैं कि भाई पॉलिटिकल मत कहो तुम। अरे ये हो ही सकता है ना, आप समाजवादी हो, आप मतलब बीजेपी के हो, जनसंघी हो, आरएसएस वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, मुझे ये सब मत कहिएगा। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। हाँ, मैं सामान्य आदमी, मैं ऑर्डिनरी मैन हूँ। यस। तो ये जो मतलब गैर राजनीतिक होने की जो टेंडेंसी है, ये बहुत पावरफुल है। और ये पावरफुल क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ अभी फ्यूडलिज्म का दबाव और फ्यूडलिज्म का जो असर है समाज में, वो बरकरार है। सामंती समाज में लोग राजनीति से दूर रहते थे। वो जो पुरानी कहावत है ना, हाँ जी कहना और उसी गांव में रहना,
हाँ नहीं, वो हरियाणवी में शायद कहानी है कि कहे जाट सुन जाटनी, कहे जाट सुन जाटनी, ई गांव में रहनो, ऊंट बिलाई ले गई, हाजी हाजी कहनो। हाँ, तो अब ये जो हमारे यहाँ जो हाँ जी कहना और उसी गांव में रहना, ये जो पुरानी कहावत है प्रचलन में, इस कहावत का जो सबसे बड़ा जो दुखद पहलू है वो ये कि क्योंकि सामंतवाद में लोगों के पास में राजनीतिक अधिकार नहीं थे, लेकिन लोकतंत्र में तो राजनीतिक अधिकार है। लोकतंत्र में तो राजनीतिक अधिकारों की वजह से ही आज हमारे पास में अनंत संभावनाएं खुली हैं। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे डेमोक्रेसी चाहिए राजनीतिक सचेतनता और सक्रियता के साथ। मुझे वो चाहे जिस विचारधारा के हो, आप फासिस्ट हो, आप सोशलिस्ट हो, आप कम्युनिस्ट हो, आप जिस विचारधारा के हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप रामराज्य परिषद के भी कैंडिडेट हो सकते हैं, जो एक जमाने में एक दल था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपके पास में पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जनतंत्र राजनीति के बिना एकदम निष्क्रिय और जिसे कहें बेजान है, क्योंकि लोकतंत्र की जो पिलर है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि समानता, बंधुत्व, ये जो पिलर, हाँ, ये जो पिलर है, ये पिलर जो है तो पॉलिटिक्स के बिना तो बन ही नहीं सकते। हमने क्या किया है? हमने ये किया है कि अब हम पहले सोचते थे कि यार ये तो पिलर है ही, एक और डेमोक्रेसी का पिलर है, वो चौथा खंबा जो है वो मीडिया है। अब हमारे यहाँ क्या है कि वो सारे पिलर धसक गए। अब सारे पिलर सारे पिलर कुबड़े हो गए हैं। हाँ, वो सबकी हालत खराब है। तो अब हमारे यहाँ क्या है कि डेमोक्रेसी सबकी रीढ़ में प्रॉब्लम हो गई, सबका स्पाइन खराब हो गया है। हाँ, अब वो डेमोक्रेसी बिल्कुल एकदम जैसे अंतरिक्ष में लटकी हुई है। पिलर गायब है उसके, वो अंतरिक्ष में लटकी हुई है वो। ये जो अवस्था है डेमोक्रेसी। अच्छा, इसके चलते हुआ क्या है? इसके चलते हुआ ये है कि ये डेमोक्रेसी के जो सो कॉल्ड सिस्टम बनाए गए, वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, नीचे पंचायतें हो, वगैरह वगैरह, पूरी ब्यूरोक्रेसी हो, उसकी भी स्थिति यह है कि उसके भी अब हाथ पैर और दिमाग नहीं है। सिस्टम है, किंतु सिस्टम है, सिस्टम में न दिमाग चल रहा है न उसके हाथ पैर चल रहे हैं। आप कोई बात हो, आप मेरे ऊपर केस कर दीजिए, मैं उस केस को चलाता रहूंगा 50 साल तक, आराम से 50 साल चला दूंगा। आप थक के मर जाएंगे, मैं भी थक के मर जाऊंगा, केस का कुछ नहीं होगा, जज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जो ये जो है ना कि किसी भी चीज का निपटारा नहीं होने देना, ये जो बीमारी है, ये बीमारी सामंती। सर इस पर आता हूं, ये एक अलग विषय ले रहे हैं, ये बड़ा अच्छा, ये सर एक पॉइंट नोट रखिएगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले जो आपने कहा कि हमने अपनी पुरानी चीजों को छोड़ा नहीं, सामंतवाद हमारे भीतर है, उसको तोड़ा नहीं। मैं महसूस करता हूं कि जो हमारे परिवार रहे, ज्वाइंट फैमिली के परिवार, कल्चर से हम आए हैं, ज्वाइंट फैमिली, वहां घर में हमने देखा है एक मुखिया होता है जो घर का सरदार होता है, इसको सरदार कहते हैं। हर चीज उसकी मर्जी से होगा, किसी की मर्जी नहीं चलेगी, वो जो कहेगा वही होगा। आपको याद होगा, आपने फिल्म देखी होगी पाकीजा, एक फिल्म आई थी पाकीजा। मैं अक्सर बोलता हूं कि भारतीय संस्कृति को समझना है, हमारी ज्वाइंट फैमिली को समझना है, तो पाकीजा फिल्म देखो और समझ लो हम कहाँ हैं। कि उसका छोटा भाई शादी करना चाहता है अपनी मर्जी से किसी लड़की के साथ, उसका बड़ा भाई नहीं करने देता और शादी नहीं करता है, और फिर जब उसका जो है भतीजा, जो उस आदमी का बेटा है, वो शादी करना चाहता है उसी की बेटी, क्योंकि मुस्लिम में तो बहनों से भी शादी कर सकते हैं आप, तो वो करना चाहता है तो नहीं करने देते हैं, और फिर वो गोलीबारी होती है, और फिर फाइनली जो है पछतावा होता है, जो सिनेमा का एक प्रोग्रेसिव पॉजिटिव एंड है वो आता है। तो वो हमारे समाज में सर वो सरदार जो है ना, जो घर का मुखिया है, वो जो तय कर देगा वो ही होगा, बाकी सब उसके अंदर हैं। आपको घुटना है, आप अपनी बात कह सकते हो, लेकिन झापड़ भी खा सकते हो, चप्पल भी लग सकती है, ये भी झेल सकते हो। ये बात है, ये यहाँ जड़ मुझे दिखाई पड़ती है। असल में ये एक तरह से पितृ सत्ता है, जो कि फ्यूडलिज्म का एक तरह से जैसे कहें कि वो बैकबोन थी, और फ्यूडलिज्म की नहीं, वो पहले की सभी व्यवस्थाओं की बैकबोन है।
आज की इस व्यवस्था की भी बैकबोन है। यहां तक कि समाजवाद में भी ये पितृसत्ता बैकबोन रही है। मुसीबत क्या है कि हम पितृसत्ता के बारे में तो बात ही नहीं करना चाहते। पितृसत्ता के बारे में अब आप जरा सा छेड़ दीजिएगा तो सब लोग नाराज हो जाते हैं। कोई आदमी आप मतलब अब मुझे अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, हिंदी में मेरे अलावा किसी ने जाके लिखा नहीं उस पर। सही बात है सर। और हालत यह है कि क्योंकि अब वो मुसीबत ये अपने अब पितृसत्ता में प्रवेश करने का मतलब है कि अपना ही चेहरा उतारना। आप जो अपने ऊपर मुखौटे लगाए हुए सारे मुखौटे उतारने पड़ेंगे आपको। हम में से कितने लोग हैं ऐसे पितृसत्ता पर बहस गायब है। मीडिया छोड़ दो, ये मीडिया तो बहुत छोटी चीज है और गोदी मीडिया तो उससे भी छोटी चीज है। छोटी के अलावा ये अंधे लोग हैं, दिमाग शून्य, दृष्टि शून्य, दोनों शून्य। मैं क्यों कह रहा हूं, ये पितृसत्ता जो है एक बहुत बड़ा राक्षस है। वो आपके घर में बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है, वो चारों तरफ है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते उसे। आप खुश हैं। पितृसत्ता के जो दायरे हैं वो इतने विशाल दायरे हैं कि उनके बारे में कायदे से बहस की। डेमोक्रेसी को अगर मजबूत करना है, जैसे मैंने आप जहां से शुरू की थी कि अगर हमें व्यक्ति को व्यक्ति की तरह और व्यक्ति की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को दिमाग में रख के बात करनी होगी, तो इसमें क्षति किसकी होगी? क्षति पितृसत्ता की होगी। क्योंकि जो व्यक्ति को कंट्रोल, यानी हमें हमारा कंट्रोल कौन कर रहा है? मेरा बाप कर रहा था। मैं पिता के नियंत्रण में था। मेरे पिता तय करते थे कि मैं क्या करूंगा। करेक्ट। और वो खाली मेरे बारे में तय, मेरे शरीर पर कब्जा था। पितृसत्ता का मतलब है आपकी बॉडी पर कब्जा। नहीं, एक और मैं सर एक लाइन सर और ऐड करूं, आप जो बोल रहे हैं। हमारे यहाँ मैंने महसूस किया है कि हम अपना जीवन नहीं जीते हैं, हमारे जीवन को पिताजी ने जिया और हम बेटे के जीवन को जीते हैं। हाँ, नहीं वो तो है ही कि हम उधारी पे चल रही है अपनी दुकान। मतलब ये जो पितृसत्ता है, पितृसत्ता के पास में अपनी ऊर्जा नहीं है, उसके पास अपनी संजीवनी नहीं। वो दूसरों का शोषण करके ही वो सरवाइव करती है। एग्जैक्टली। तो अब पितृसत्ता के बारे में न तो फेमिनिस्ट ज्यादा से ज्यादा सवाल उठा रहे, न जो लिबरल है वो सवाल उठा रहे, न जो मार्क्सिस्ट है वो सवाल उठा रहे। क्यों? क्या दिक्कत है? मुझे डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन पितृसत्ता के बिना डेमोक्रेसी चाहिए। पितृसत्ता डेमोक्रेसी के सारे राइट्स को, सारे चरित्र को पंक्चर कर देती है। बिल्कुल सही है सर। सारी विचारधाराओं की, जानते हो, ये दादी अम्मा है पितृसत्ता। मार्क्सवाद भी इसके सामने बौना है। एक उदाहरण दे रहा हूं जिससे कि मैं पहले एक बार आपके कार्यक्रम में बोल चुका हूं, मैं उसे जस्ट बता रहा हूं। मैं ये जो सोवियत संघ में समाजवाद का जो पतन हुआ, उस पतन के समय जब पेरेस्ट्रोइका का प्रस्ताव संसद में रखा गया, तो जानते हैं उस प्रस्ताव को वोट देने वाले कौन लोग थे? ये जो अभी लोग कर रहे हैं ना 33% महिला। उन्हें मालूम नहीं है 33% महिला के आने के बाद में दिशा उल्टी भी हो सकती है। वो मोदी के भी बाप है। सोवियत संघ में समाजवादी समाज जो जिसमें सारी सुरक्षाएं और सारी सुविधाएं थी, उन महिलाओं ने 60% महिलाएं एमपी थी वहां। उन्होंने वोट देके समाजवादी समाज को पलट दिया और कहा कि हमें अपना रसोई घर चाहिए, हम अपने घर में जाना चाहते हैं। हर महिला को, हर परिवार को फ्री खाना मिलता था बाहर। पब्लिक रसोड़े थे, पब्लिक रसोई घर थे जो उनमें वो खाना खाते थे और सारी सुविधा। हर बच्चे के पास में 3 किलो दूध प्रतिदिन सुबह सरकार की तरफ से आता था। उस समाज को जानते हो एबॉलिश कर दिया। किसने एबॉलिश किया? महिलाओं ने। महिला और पुतिन बुला दिया सांसदों ने, महिला सांसदों ने। और जिस दिन ये एबॉलिश किया गया, उस दिन वह सोवियत संघ जो सोने जैसा देश था, वो 1 दर्जन देशों में विघटित हो गया बिना किसी काउंटर रेवोल्यूशन के। कोई वहां प्रतिक्रांति नहीं हुई, कोई वहां पतनशील संस्कृति नहीं आई। पितृसत्ता की विचारधारा, मुझे मेरा रसोई घर चाहिए, ये औरतों को रसोई घर की याद ऐसे सताई, वो लौट कर। लेनिन ने एक बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी
बोले अगर इस समाज को मुक्त करना है और स्त्रियों को मुक्त करना है तो पहले स्त्रियों को चूल्हे से मुक्त करो। हमारे यहाँ तो चूल्हे से मुक्त करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, आप बात ही नहीं कर सकते। ये जो पूरी की पूरी जो मुहिम है वो ये कि किसी भी तरह से चूल्हे को बनाए रखा जाए। सर एक और बताऊं आप कि हमारे यहाँ कहा भी जाता कि जिसको अगर भाग गया इधर से तो आप बोल देती औरतें जा चूल्हे में जा, वहां भी चूल्हा है। मतलब ये जो मतलब पितृसत्ता के जो आइडियोलॉजिकल जो चरित्र है, उसका जो वैचारिक चरित्र है पितृसत्ता का, उसके जो पहलू हैं जो व्यवहार में है। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात है, मतलब शेयर करनी जरूरी है डेमोक्रेसी के लिहाज से। सोवियत संघ में निकोलाई कोलंताई और दूसरी महिलाओं के प्रयत्नों से बहुत बड़े रेडिकल चेंज हुए और स्त्रियों को एकदम चूल्हे से मुक्त कर दिया गया। यूरोप पे बड़ा असर पड़ा इसका, तो यूरोप में भी ये चीज चली और यूरोप ने बाकी चीजें तो छोड़ दी, ये चीज पकड़ ली। तो अब वहां क्या है कि यूरोप में घर में खाना नहीं बनता, लोग बना बनाया रेस्टोरेंट से लेके आते हैं, घर में खाते हैं और सो जाते हैं अच्छे बच्चे की तरह। उनके चूल्हा गायब हो गया। अब चूल्हा तो गायब हो गया, अब चूल्हा गायब हो गया तो परिवार अपने आप कोलैप्स कर गया, क्योंकि चूल्हा जो है वो परिवार को चलाने और बांधने की एक तरह से चाबी थी, ये खूंटा है वो। तो आपने क्या किया कि अब अमेरिका परेशान है, परिवार गायब हो गया, वहां इनाम दे रहे हैं यार परिवार को बचाओ, परिवार को बचाओ। अब परिवार बचने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि चूल्हा तो गायब कर दिया तुमने, चूल्हा धुरी थी उसकी। तो सोवियत संघ ने जो खेल किया, चूल्हा हटा के स्त्रियों की मुक्ति करके, उन्होंने दो काम किए थे जो कि लोग भूल गए। एक तो था खाली समय और खाली समय के लिए सुविधाएं, और दूसरा था औरतों को हर क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति। कोई क्षेत्र नहीं है था वहां जाके औरत ट्रक चलाती थी, टैंक चलाती थी, वहां युद्ध के मोर्चे पर जाती थी औरतें। उन्होंने पूरा देश संभाला, लोग 2 करोड़ से अधिक लोग उनके युद्ध में मर गए, द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन सारे देश को संभाला औरतों ने। हम सोच सकते हैं सोवियत संघ जैसी तबाही किसी के ऊपर नहीं गुजरी, लेकिन वहां औरतों ने देश संभाला। एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूं आपको बाबा नागार्जुन का। तो बाबा नागार्जुन जब सोवियत संघ से घूम के आए तो मैंने उनसे मुलाकात की और मैंने पूछा, क्योंकि थोड़ा परिचय था, बात होती थी मेरी कभी कभार, मैं पढ़ता था उनके ऊपर, मैं रिसर्च की थी। बांग्ला बहुत अच्छा जानते थे वो। हाँ, तो वो सोवियत संघ से आए तो बोले कि मेरा अनुभव बड़ा मजेदार है। मैंने कहा बताइए। बोले कि मैं लिफ्ट में गया, तो लिफ्ट में गया तो वहां एक महिला भी थी लिफ्ट में, अच्छी हेल्दी, और उसने देखा कि अरे ये बहुत ही स्वीट सा बाबा, और उसने तत्काल मुझे चुम्बन लिया। अब मैं तो एकदम ध्वस्त हो गया कि यार एक अपरिचित महिला ने किस कर लिया मुझे। फ्री अभिव्यक्ति की आजादी। सोवियत संघ में कोई सामाजिक असुरक्षा नहीं है, लेकिन जब ये पेरेस्ट्रोइका आया, पेरेस्ट्रोइका के आने के बाद में स्त्रियों को चूल्हा सौंप दिया गया, तो जानते हैं पहला परिणाम क्या निकला? पहला परिणाम यह निकला कि रूबल का तो अवमूल्यन हो गया, और रूबल के अवमूल्यन से हुआ कि वहां मुद्रा तो बची नहीं। जिनके पास जो थे, मान लो किसी का 10 लाख रुपए थे तो वो 1000 रुपए रह गए बन के। हालत इतनी पतली थी, 1 साल के अंदर 7 लाख लड़कियां वेश्यावृत्ति में उतर गईं। जो पेरेस्ट्रोइका के पहले सोवियत संघ में वेश्या खोजना मुश्किल था, लड़कियां वेश्यावृत्ति नहीं करती थी। तो मैं जो चीज आपको समझाना चाहता हूं ये कि अगर स्त्री को आप अधिकार और सुरक्षा और ये पितृसत्ता से मुक्ति का रास्ता नहीं देंगे तो उसके सामने नरक के 2 द्वार हैं, या तो शरीर बेचे या श्रम बेचे, और कोई द्वार नहीं है। तो आपने क्या किया है? आपने हमारे यहाँ, हमारे जो डेमोक्रेसी का जो जिसे कहें कि कष्ट है, वो मुझसे अगर पूछे तो मुझे सबसे ज्यादा कष्ट है कि यहाँ सबसे ज्यादा दुखी पीड़ित अगर कोई जेंडर है तो वो स्त्रियां हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र ताकतवर बन जाएगा अगर स्त्रियों को इस दर्दनाक अवस्था से अगर हम मुक्त कर दें।
लेकिन ये एजेंडा नहीं है सर। बिहार में है सर, बिहार में सर 50% किया गया सर, बहुत क्रांतिकारी काम हुआ सर, चर्चा नहीं होती राष्ट्रीय स्तर पे। ये एक सर दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में जब काम हो रहा है तो राष्ट्रीय मीडिया जो है वो राम को स्थापित करने में लगा हुआ है, हाँ वो सीता ठीक को है, भूल गया वो, लेकिन बिहार में आपकी बहुत बात काम सही हुआ है। महिलाओं के लिए सर। नहीं नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये अभी स्थिति है कि हम एक बड़े पिक्चर पर बात कर रहे हैं, देश की पिक्चर पर बात कर रहे हैं। कब हम पीछे चले जाएंगे हमें मालूम नहीं है। बिहार से ज्यादा विकसित साक्षरता थी, आज भी है केरल में। बिल्कुल सर। लेकिन स्थिति बहुत बदतर है, वहां लड़कियां दहेज के नाम पर बड़े पैमाने पर उत्पीड़ित की जाती हैं, डॉरी बड़े पैमाने पर ली जाती है। एक मतलब किसी भी साधारण नौकरानी परिवार घरेलू काम करने वाली औरत है, वो अगर अपनी बेटी का ब्याह करती है तो वो भी उसे किलो आधा किलो सोना देना पड़ता है। 2000 किलो, आधा किलो सोना देना ही होगा उसे। आधा किलो सोना तो बहुत पैसा होता है। जी, आप ये जान लीजिए, वहां जो नौकरानियां काम करती हैं घरों में, एक नौकरानी के ऊपर 5-5, 7-7 तोला सोना वैसे ही रहता है। अरे बाप रे, बहुत अमीर लोग हैं फिर। वहां डेली वेज है 800 रुपया पर डे। और जहां डेली वेज 800 रुपया पर डे होगा, वहां की जो चेतना है, वहां एक ऑटो वाला 1 लाख रुपए से कम नहीं कमाता ऑटो चला के महीने में। आप कोची में जाइए, आपको 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक सिर्फ जेवर की दुकानें मिलेंगी, गहने की दुकानें। इसका मतलब खरीदार है, जाहिर है। गांव में आप किसी भी गांव में जाइए, आपको वहां पर ज्वेलर्स की दुकान जरूर मिलेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो जैसे कहें कि जीवन स्तर, लोकतंत्र में जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा, इसका कतई मतलब नहीं है कि स्त्रियां सुरक्षित हैं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चाइना का सारी दुनिया में बेहतर माना जाता है, उस चाइना के इंडेक्स से बेहतर इंडेक्स है केरल का, आप जान लीजिए। इसके बावजूद सबसे ज्यादा डॉरी और उसके उत्पीड़न की घटनाएं केरल में हो रही हैं। मुझे क्या चाहिए? मुझे मानवीय डेवलपमेंट का इंडेक्स भी ऊपर चाहिए, लेकिन मुझे ये जो पितृसत्ता है इसके बिना चाहिए। पितृसत्ता के फ्रेमवर्क को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स हो। ये पितृसत्ता बनी हुई है। सर सिनेमा ने भी तो यही सिखाया है, गुरु भी यही सिखाते हैं, आचार्य भी यही सिखाते हैं, सब यही सिखाते हैं कि माता पिता के सलाह से चलना चाहिए। जी, सिनेमा का तो कोर है ये पितृसत्ता। अगर मुझसे पूछे, सिनेमा और सीरियल, ये दो ने तो सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल सेवा की है पुंजवाद की। सही है। तो डेमोक्रेसी में जो चैलेंज है, वो सबसे बड़ा चैलेंज किसका है? डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा चैलेंज है पितृसत्ता की विचारधारा का। और यह पितृसत्ता की विचारधारा का नमूना है जिससे हम परेशान हैं। वो पितृसत्ता की विचारधारा का आइकॉन है राम, जिसकी हम चर्चा करते हैं। साधारण सी चीज है, आप इसी समझ लीजिए। रावण तो राक्षस था ना। अगर रावण राक्षस था तो रावण चाहता तो सीता के साथ में कुछ भी दुर्व्यवहार कर सकता था। बिल्कुल। लेकिन कहीं पर भी उसने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। क्यों? कोई तो वजह होगी, कोई तो चीज है। तुम जब तक सहमत नहीं होगी, मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी रानी नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें, हाँ बिल्कुल सही है। ये जो सहमति जरूरी है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मतलब बहुत ही शानदार मूल्य है, जिसका कि हमें सम्मान करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये जो चीजें हैं, ये इनमें है क्या चीज। मुझे सारी चीजें चाहिए, लेकिन मुझे पितृसत्ता पर एकदम पिन पॉइंट करते हुए बातचीत करते हुए लोग चाहिए।
हमारे यहाँ तो स्थिति है कि पितृसत्ता के प्रश्न हम डिस्कस ही नहीं करते। छोटा सा एक पहलू है जिस पर के बात कह के ये बात अभी फिलहाल यहाँ नहीं, उसको रोकूंगा। महिमा मंडित करते हैं सर, हाँ बात करते, महिमा मंडित करते हैं। हाँ हाँ, एक सामान्य सी बात है, सामान्य सी बात है, जैसे कि मैं बोलता रहता हूं, मतलब मेरी अगर लड़की अगर कॉलेज जा रही है या मेरी बहन कॉलेज जा रही है, तो घर में मां पहले पूछती है तुम कब आओगी लौट के। क्यों? क्या जरूरत है पूछने की? तुम इतना खाली रुकवा दो कि वो ये ना पूछे तुम कब लौटोगी। सिर्फ एक सवाल रुकवा दो। जानते हैं ये एक सवाल सारी लड़कियों के हाथ पैर बांध देता है। सही है। अब हो क्या गया इसके वजह से कि अब वो लड़की झूठ बोलेगी। सो आप करते क्या है, जो ही पितृसत्ता दाखिल होती है उसके साथ साथ एक पैकेज दाखिल होता है जो कि लोग आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें झूठ सबसे बड़ा एक अस्त्र है। और आखिरी चीज जो इसमें सबसे दिलचस्प है वो ये कि जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में जो एक परिवेश बना है, वो परिवेश ये बना है कि जो कि चिंता की चीज है कि ये जो स्त्री है इसका सत्य सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। या अब तो एक विराट कैनवास खड़ा हो गया है कि अब मैं तो धनंजय का भी सत्य सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। सही है। व्यक्ति के सत्य को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हमने लोकतंत्र का विकास किया था एक फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, संवाद के लिए। हमने लोकतंत्र का विकास इसलिए नहीं किया था कि हम झूठ बोलेंगे। आप ये कह ही सकते हैं कि आपकी जो भी दिक्कत हो आप बोल ही सकते हैं और मुझे कायदे सुननी चाहिए। मैं आपकी मदद करूं या ना करूं, लेकिन सुनने में क्या परेशानी है मुझे। लेकिन अभी दिक्कत क्या होगी कि हम एक तो बोलते नहीं है। तो लोकतंत्र में बोलना एक पहली शर्त है, पहला कदम है लोकतंत्र के विकास के लिए। दूसरी चीज जो कि विकसित हुई है जिसको कायदे से टच किया जाना चाहिए वो ये कि हमारे अंदर सहिष्णुता खत्म हो गई है। अब वो पॉलिटिक्स में भी आ गई। अब वो पॉलिटिक्स का एक सामान्य हिस्सा बन गई असहिष्णुता। तो सहिष्णुता के बिना तो डेमोक्रेसी चलती नहीं है। ये तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, वो कह रहे हैं बीजेपी मुक्त भारत। मैं कह रहा हूं कि मेरे यहां कोई भी आ सकता है। आते हैं लोग, विभिन्न विचारधारा के विद्यार्थी मैंने पढ़ाए हैं। मैंने कभी किसी विद्यार्थी से नहीं कहा कि तुम कौन सी आइडियोलॉजी ज्वाइन करोगे, कौन से संगठन को ज्वाइन करोगे। नो, ये मेरा काम नहीं है। मेरा जो दृष्टिकोण है मेरा है, तुम्हारा जो दृष्टिकोण तुम अपने तय करो। मुझे सिर्फ इतनी रक्षा करनी है कि अगर मुझसे पूछे तो मैं गलत सलाह न दूं। विवेक की रक्षा करना लोकतंत्र की शर्त है। हमने क्या किया कि हमने विवेक को भी छोड़ दिया, सत्य को भी छोड़ दिया, हमने पुंसवाद को भी छोड़ दिया और हमने क्या पकड़ लिया? मेरी इच्छा है। मेरी क्या इच्छा हो सकती है? मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। पुंसवाद के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं जब तक पुंसवाद को क्वेश्चन नहीं करता मैं अपने नए पहचान के रूप को अर्जित नहीं कर सकता। नए पहचान के रूपों को अर्जित करने के लिए आपको सचेत रूप से व्यक्ति की सत्ता और स्वायत्तता इन दोनों को मानना पड़ेगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज है डेमोक्रेसी के लिए वो ये मेरे पास काम हो और खाली समय हो। अभी स्थिति है काम नहीं है, खाली समय ही समय है। लोग बेरोजगार बैठे हुए। सो डेमोक्रेसी विदाउट वर्क, ये तो नया फिनोमेना है। लोकतंत्र में काम होना चाहिए, कोई ना कोई काम हो, सरकार दे या व्यक्ति अपने आप करे। लेकिन अभी स्थिति है कि व्यक्ति अपने आप करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि आपने उसे अपाहिज बना दिया है। क्योंकि आपकी जो शिक्षा है वो उसे आत्मनिर्भर नहीं बनाती, वो परनिर्भर बनाती है।
आपका जो परिवार है वो व्यक्ति को आत्मनिर्भर नहीं बनाता बल्कि परनिर्भर बनाता है। हमारे तो बच्चे हाथ खर्च लेता है, हम हाथ खर्च देते हैं, हर एक को हाथ खर्च देते हैं। तो ये जो हाथ खर्च देना है, यही तो अपने आप में शुरुआत है उस परनिर्भरता की, कि नहीं बड़ा हो गया तो वो हाथ खर्च नहीं लेगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने अपने जीवन में अपने पिता से कभी हाथ खर्च नहीं लिया। जब मैं क्लास 10 में था तब से मैं ज्योतिष सीख गया, और जब मैं क्लास 6 में भर्ती हुआ संस्कृत पाठशाला तो वहां 7 रुपया स्कॉलरशिप मिलती थी हर महीने, तो हाथ खर्च के लिए काफी थी। आपको कुछ करना नहीं है, 7 रुपए बहुत होते थे। ये मैं क्यों इस बात को मैं आपको मैं शेयर कर रहा हूं कि हम अगर आत्मनिर्भरता के बोध को विकसित नहीं करते तो आप लोकतंत्र को बचाएंगे कैसे? आत्मनिर्भर भारत चाहिए, आत्मनिर्भर व्यक्ति भी चाहिए, मुझे फिर आत्मनिर्भर सरकार भी चाहिए। अभी मुश्किल क्या है कि सरकार कर्ज से डूबी हुई है, नागरिक कर्ज से डूबे हुए हैं, देश कर्ज में डूबा हुआ है, किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। खर्च किस पर कर रहे हैं हम लोग? कर्ज की मुक्ति पर। कर्ज जो लिया है उसका ब्याज दीजिए, उसकी मूलधन तो देने की बात ही नहीं है, ब्याज ही इतना है जिसको कि देते देते जान निकल जाएगी। सो डेमोक्रेसी में जो कर्ज है, एक अच्छी सरकार, एक अच्छा शासन, एक अच्छा समाज वह माना जाता है जिसमें कि लोकतंत्र में व्यक्तियों पर कर्ज न हो। और अगर लोकतंत्र समर्थ है और समृद्ध है तो उसके अंदर यह क्षमता हो कि वो लोगों के कर्ज माफ कर सके। हमारे यहाँ तो स्थिति इतनी खराब है कि हमारे यहाँ तो कर्ज माफी किसकी है? लेकिन सर एक दिक्कत है ना सर, जहाँ पर फिर जहाँ से शुरू किए थे वहीं लाना चाहता हूँ ताकि कंक्लूड करें। दिक्कत यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने कहा था या कांग्रेस पार्टी ने कहा था घोषणा पत्र में कि हम कर्ज माफ करेंगे, बीजेपी ने कर्ज माफ करने के लिए नहीं कहा था, तो कांग्रेस को लोगों ने हरा दिया, बीजेपी को जिता दिया। ये तो चलता रहेगा, अभी हार जीत अभी चलती रहेगी। कारण क्या है कि ये जो बुनियादी समझ है वो ये है कि हम बहुत ही छोटे छोटे लाभ में रहते हैं। लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है हमारे यहाँ, मतलब मेरी आज शाम को इच्छा थी और कल है पोलिंग, मुझे 2 बोतल मिल गई पीने के लिए, मैं कल वोट दे आऊंगा। तो परसों मुझे क्या मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज मुझे 2 बोतल मिल गई हैं। ये जो नशे की लत डेमोक्रेसी में विकसित की गई है, इस नशे की लत ने बहुत बड़ा एरिया जो है हमारे डेमोक्रेसी के नुकसान का तैयार किया है। इस पर अभी ऑडिटिंग नहीं हुई है कि हम नशे की लत के किस तरह के शिकार बनाए गए। मूल बात जो है वो ये कि क्या हम डेमोक्रेसी को कर्ज में डुबा के अर्जित कर सकते हैं कि देश कर्ज में डूब जाए, नागरिक कर्ज में डूब जाए। अब मैं आपके उस बुनियादी मसले पर आता हूं जिसमें अभी देश चल रहा है। तिरुपति का मंदिर और उसका डेवलपमेंट और उसमें आमदनी, हिंदुस्तान में कोई मंदिर नहीं है। राम मंदिर तो कभी उस सीढ़ी पे पहुंचेगा नहीं, बनारस का मंदिर कभी पहुंचेगा नहीं, अब तय मान लीजिए। क्या स्थिति है आंध्रा की? आंध्रा में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या की खबरें आज भी आती हैं। डेवलपमेंट विद धर्म पे करेगा? नहीं करेगा। आंध्रा के लोग बहुत समृद्ध हैं, बहुत एक बड़ा सेक्शन है जो बहुत समृद्ध है। वहां मतलब हर शहर में अमीर ही अमीर है, लेकिन क्या स्थिति है वहां? जो चीज मैं जिसने व्यक्ति ने माधवाचार्य का मंदिर बनवाया, जो तेलंगाना मुख्यमंत्री था, राम मंदिर में जितना पैसा लगा उससे ज्यादा पैसा लगा के उसने मंदिर बनवाया, और राम मंदिर के से शानदार मंदिर बनवाया उसने।
क्या परिणाम निकला? हार गया इलेक्शन। सबसे ज्यादा मोबिलाइजेशन किया उसने पैसे का, सबसे ज्यादा मोबिलाइजेशन किया उसने मंदिर के लिए, प्रधानमंत्री स्वयं उसका उद्घाटन करने गए। तो मैं एक जो चीज आपसे मैं शेयर करके ये बात कंक्लूड करना चाहता हूं, ये कि लोकतंत्र जो है वो आध्यात्मिक समाज नहीं है। लोकतंत्र जो है वो धार्मिक समाज नहीं है, और लोकतंत्र का जो गाइडिंग फोर्स है वो धर्म नहीं है बल्कि व्यक्ति है, और वह व्यक्ति है जो कि श्रमजीवी व्यक्ति है। वो इसकी धुरी है, लोकतंत्र की धुरी है वह श्रमजीवी व्यक्ति और स्त्रियां। इस दो चीज को अगर हम भूल जाएंगे, अब वो क्या रहा है कि हम इन पर बात नहीं कर रहे, तो जाहिर है कि लोकतंत्र और खोखला होगा, लोकतंत्र में और दिक्कतें आएंगी। जरूरत किस बात की है? मुझे अगर लोकतांत्रिक मनुष्य बनाना है तो मुझे इन श्रमजीवियों को और स्त्रियों के एजेंडे को केंद्र में लाना होगा। बिना इनको केंद्र में लाए आप लोकतंत्र को बचा नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र के लिए जो जैसे कहें कि उत्पादक शक्ति, वो उत्पादक शक्ति ये संत महंत नहीं है। उत्पादक शक्ति ये दर्शनार्थी लोग नहीं है, ये टूरिस्ट लोग उत्पादक शक्ति नहीं है, ये कंज्यूमर है। करेक्ट। लोकतंत्र को उत्पादक शक्तियों को ताकत बढ़ाने की जरूरत होती है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। मुश्किल यह है कि जो अभी सत्ता में लोग बैठे हुए उत्पादक शक्तियों का जिक्र तक नहीं करते। नहीं, उत्पादक शक्तियों का शोषण करके जो दलाल कम्युनिटी है, बनिया कम्युनिटी बना दी है, जिस तरह से उसको बना दिया। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है सर, अब रिलायंस बेच रहा है अंगूर और टाटा बेच रहा है सेव, है, और वो अडानी बेच रहा है तेल। ये क्या है? वो इसलिए कि डेमोक्रेसी जो अभी तक साधारण मनुष्य को केंद्र में रख के काम कर रही थी, पिछले करीब 25-30 साल में एक ट्रेंड डेवलप हुआ है कि लोकतंत्र का कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी में रूपांतरण हुआ है, और ये पिछले 10 साल तो उसके रूपांतरण के सबसे तेज गति से रूपांतरण किए हैं। छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि मनमोहन सिंह ने अपने शासन में किसानों के कर्ज माफ किए थे करीब 65-70 हजार करोड़ रुपए के। नरेंद्र मोदी ने अपने शासन में कर्ज माफ किए 10 लाख करोड़ से ऊपर के, जो कि अमीरों के, कॉर्पोरेट के। जी। तो ये जो लोकतंत्र का कॉर्पोरेट लोकतंत्र में रूपांतरण, ये बहुत ही चिंता की चीज है। इसने क्या किया कि जो आम आदमी है उसे असहाय कर दिया है, और एक तो पहले ही वो असहाय था, जो थोड़े बहुत अधिकार थे वो भी उसके अब दांव पर लगे हुए हैं। सर, राम और अल्लाह, ये दो हमारे देश में आम आदमी के वही पालक है ना, वही रहेंगे। वो बदला नहीं जा सकता। वो दैनंदिन कंजम्पशन के लिए वो बदलने वाले गालियां खाएंगे। गांधी, नेहरू, इन लोगों ने बदलने की कोशिश की, उनको गालियां दे रहे हैं सर लोग। नहीं, वो कुछ समय ये चलेगा, ज्यादा नहीं, कुछ समय चलेगा, ये कुछ समय चलेगा। कारण क्या है कि जो अभी जो पीड़ाएं हैं ना, जो कष्ट हैं, उसके समाधान तो अंबानी और अदानी के पास नहीं है, खुद ही उसके समाधान नरेंद्र मोदी के पास भी नहीं है। उसके समाधान वही है जहां के मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक आप मजदूरों की नहीं सुनेंगे, किसानों की नहीं सुनेंगे, सही है सर, स्त्रियों की नहीं सुनेंगे, आपको कोई समाधान नहीं मिलेगा। आप एक नहीं 15 राम मंदिर बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 15 शहरों में कम से कम 15-15 हजार करोड़ रुपया तो पहुंचेगा। नहीं, हम तो कह रहे थे कि एक जो है, अगर क्या अच्छी योजना होती कि भैया 1 साल या 5 साल कोई पैसा किसी को नहीं दिया जाएगा, हम 5 शहर बनाएंगे और खाली मंदिरों का शहर होगा, जो धार्मिक लोग हैं वहां आए जाए। करो ना, क्या दिक्कत है? वो इतने मंदिर बनाने की और भिखारियों की बाकायदा नियुक्ति कर दीजिए कि जो है जिनको भी, चूंकि वहां दान देने वाले भी लोग चाहिए, किसको दान देंगे, तो उसके लिए वैकेंसी कर दो कि भिखारियों के लिए वैकेंसी है, तो आप उसमें नाम लिखा जाए अपना कि हम भी आएंगे, हमको एक छोटी सी जगह दे दीजिएगा बैठने के लिए। क्योंकि सर धर्म जो है बिना दान के नहीं है, लोटा डोरी जैसे है, दाल रोटी है, वैसे धर्म के साथ दान जरूरी है सर। तो भिखारी चाहिए। वो असल में अनुत्पादक है ना,
धर्म इसलिए बेकार है कि अनुत्पादक है, उत्पादक नहीं है। उसमें अनुत्पादक श्रम लगा हुआ, उत्पादक श्रम नहीं लगा हुआ, उसका जो सरप्लस पैदा करने की उसमें क्षमता नहीं है धर्म में। सरप्लस तो वह पैदा कर सकते हैं जो लोग मजदूरी करते हैं, वे सरप्लस पैदा करते हैं। इसलिए लोकतंत्र को सरप्लस की जरूरत है, लोकतंत्र को मुनाफे की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र को जो है मानवीय बोध और मनुष्य की स्वायत्तता, स्वतंत्रता की जरूरत है। अब हुआ यह कि अब भगवान को तो मान लो लेकिन भगत को मत मानो, ये उल्टा हो रहा है। जो कि हमारे भक्ति आंदोलन में था कि भगत महत्वपूर्ण है, भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्त। अभी कहा जा रहा है नहीं, भक्त से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान। अब भक्ति आंदोलन के सारे जितने कवि थे वो बेचारे अब पानी भरने चले गए। सो लोग डेमोक्रेसी में ये जो भक्त बड़ा है भगवान से, ये चीज डेमोक्रेसी ने विरासत में अर्जित की थी, इसीलिए मनुष्य की सत्ता को केंद्र में रखा गया। और ये जो चीज है, ये चीज निश्चित तौर पर पुनः केंद्र में आएगी। मैं बिल्कुल आशावान हूं इसे लेके। और डेमोक्रेसी के जो अंदर जो खतरे पैदा हुए हैं उनका भी डेमोक्रेसी में समाधान खोजा जाएगा, उनके प्रत्युत्तर तैयार किए जाएंगे। और अंत में जो बात अंडरलाइन करने की, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ विरासत में नहीं आई है। डेमोक्रेसी परिवारवाद से नहीं आई और राजवंश से नहीं आई है, और डेमोक्रेसी धर्म से भी नहीं आई, डेमोक्रेसी संघर्षों से आई है। हमने जब कुर्बानियां दी हैं और हम कुर्बानियां देंगे, उसी से डेमोक्रेसी बचेगी और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनेगी। ये जो पैरासाइट है, ये पैरासाइट रहेंगे, लेकिन संघर्ष जो लोग करते हैं वही डेमोक्रेसी को बचाते हैं और उसे नए आयाम देते हैं। पैरासाइट कभी नए आयाम नहीं देते। पैरासाइट को निपटाने के लिए नमक जरूरी होता है सर। हाँ, वो ठीक है। नमक नहीं हमारे पास प्रचुर मात्रा में होगा, पैरासाइट ठीक है। तो हमें डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए वो संघर्ष के साथ। किसान मजदूरों को नमक पैदा करने की जरूरत है। गांधी ने नमक इसीलिए पैदा किया था कि पैरासाइट जो जोंक है, सबसे ताकतवर पैरासाइट जो है, वो जोंक नमक से मरता है। जैसे ही नमक रखिएगा उसके पास, पूरा खून उगल देता है और खत्म हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अच्छी बातें की। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप जरूर बतलाएं, और अच्छा लगता है तो मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें तो और अच्छी बात। क्योंकि हम ये जो कार्यक्रम इस तरह करते हैं, हमने ये सोच रखा है कि ज़्यादातर कार्यक्रम जो है ओनली फॉर मेंबर्स करेंगे, क्योंकि इसमें एनर्जी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद।